सादर नमस्ते। तुम ही मेरे बंधु सखा तुम मेरे हो, तुम ही मेरी माता पिता तुम मेरे हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। जमाना तुम्हें ढूंढे ता फिर रहा है, पता कुछ न पाया छुपा तू कहाँ है। पता मिल रहा पते पते से तेरा, गलत है जो कहते कि तुम लापता हो। तुम ही मेरे बंधु सखा तुम मेरे हो, तुम ही मेरी माता पिता तुम मेरे हो। तुम्ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे, तुम्ही ने रचा है ये ब्रह्मांड सारा। अजब कारीगर हो, अजब रचयिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा तुम मेरे हो, तुम ही मेरी माता पिता तुम मेरे हो। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सबसे अलग और सभी में समाया। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सभी से अलग और सभी में समाया। सत्ता से तेरी मुकर कैसे जाए, हर सुविरेंदर सबके रचया हो। तुम ही मेरे बंधु सखा तुम मेरे हो, तुम ही मेरी माता पिता तुम मेरे हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। बहुत बहुत आभार, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी। हाँ जी, हाँ सभी को सादर नमस्ते। एक दयाल स्वामी का भजन। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग का, पहचान रोग का। ये जो कुछ भी असर है, ये जो कुछ भी असर है, उसके इलाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। सत्य कहने से दबते ना थे, चाहे जान भी जाए, चाहे जान। जग लोहा मान गया था, जग लोहा मान गया था, उनकी आवाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। शुद्धि का चक्र चल जाता, बनता न पाकिस्तान, बनता न पाकिस्तान। हमें ना आज मिलता, हमें ना आज मिलता रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। सामूहिक ढंग से भाग लेते अगर राजनीति में,
अगर राजनीति में दुनिया में अंकुश होता, दुनिया में अंकुश होता, आर्य समाज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। वीरेंद्र खिंचाते हैं सुन के लोग आप ही, सुन के लोग आप ही। आनंद ही ऐसा है, आनंद ही ऐसा है, कुछ तेरे ही साज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य आर्य। आप सभी को सादर नमस्ते। संसार के बाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कड़े कड़े में समाया है, गरे धूप सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शम्स में लाली है, कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जले बरसाया है, संसार के माली ने संसार रचाया है, पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में, भौरों की गुंजारों ने क्या गीत सुनाया है, संसार के बाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कड़े कड़े में समाया है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है, जगदीश तेरी महिमा कोई जाने न पाया है, संसार के माली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कड़े कड़े में समाया है, कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है, बेमोल सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार के बाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कड़े कड़े में समाया है। धन्यवाद। क्योंकि समय हो चुका है,
और 8:02 हो चुके हैं। हमारे आज के जो मुख्य प्रवचन करता है श्रद्धेय आचार्य योगेश भरद्वाज जी वो आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपने आपका माइक ठीक नहीं है, लगता है सफर में है आप। चलिए आप सुनिए शास्त्री जी आपको केवल आमंत्रित करना है। आप आमंत्रित करिए आचार्य योगेश जी को। आचार्य योगेश जी को हाँ आमंत्रित करना है केवल जी। ठीक। अभी समय नहीं है, बाद में बोल रहा है जी। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा से महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत आर्यों का संचालक मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य शिक्षक महोदय, आपकी आवाज कट रही है। के प्रधान माननीय मुनि, आप क्षमा चाहते हैं, आपकी आवाज कट रही है। मैं आवाज देता हूं हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता श्रद्धेय आचार्य योगेश जी जो आर्ष विद्याकुलम के कुलपति हैं और बहुत ही अच्छा वेद प्रचार पूरे विश्व में आपके द्वारा किया जा रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि 5 दिन हम श्रद्धेय आचार्य योगेश भरद्वाज जी को सुनेंगे। मैं निवेदन करने लगा हूं योगेश भरद्वाज जी से कि आप आवें और हम सभी के बीच में जो आज का विषय है भारतीय शिक्षा उत्थान और पतन, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नमस्ते आप सभी को, वीडियो धन्यवाद। जी हाँ, मेरे नेटवर्क की थोड़ी समस्या है इसलिए वीडियो खोलने से मेरी आवाज बाधित हो जाएगी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। धन्यवाद श्रीमान लखनलाल जी का जिन्होंने इस आयोजन को और उनकी पूरी टीम जिन्होंने भी इस आयोजन को किया है, जो उसमें सहयोगी है मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और ऐसे काल में जबकि फिजिकली लोगों का इधर से उधर जाना थोड़ा मुश्किल बन पाया, उस काल में वो लगातार प्रचार प्रसार का ये कार्य करते रहे और उन्होंने अच्छे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने प्रचार प्रसार को उन्नत किया, बढ़ाया, तो साधुवाद के पात्र हैं निश्चित रूप से। आज मुझे आमंत्रित किया गया था और विषय था शिक्षा का, तो आइए शिक्षा पे थोड़ी सी चर्चा हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं सामान्यतः ये रखता हूँ, पता नहीं आपकी इस जूम मीटिंग में ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम लोग सामान्यतः पहले एक पूर्व पक्ष रखते हैं, फिर एक समाधान पक्ष रखते हैं और बाद में एक प्रश्नकाल रखते हैं। तो क्योंकि आपका समय कम है इसलिए मैं पूर्व पक्ष तो नहीं रखूंगा यहाँ, पर ये जरूर मैं लखनलाल जी को कहूंगा कि बाद में यदि कुछ समय बचा तो प्रश्नकाल जरूर रखिएगा, ताकि प्रश्नकाल होता है, हमेशा होता है प्रश्नकाल। बहुत बढ़िया जी, 15-20 मिनट तक का प्रश्नकाल चलता रहता है और 8 बजे आप बोलेंगे, 50 मिनट तक आप बोलिए, उसके बाद प्रश्नकाल रखा जाएगा। आइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भद्र पुरुषों और माताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और आज के विषय को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्य रूप से जो लोग इस कक्षा में जुड़े हैं वो सब इतने सुधीजन तो हैं, इतने जागरूक तो हैं कि वो अपनी चीजों के प्रति, अपनी संस्कृति और अपने देश, अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक हैं। तभी माननीय लखनलाल जी के कहने पर वो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। तो इतना तो मैं मानता हूं कि सब ये मानते हैं कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य संसार में सर्वोत्तम जीवन माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को संसार में दूसरे प्राणियों से जो अलग करता है वो उसकी खड़ी हुई मुद्रा नहीं है,
उसका कपड़े पहनना आदि नहीं है, उसका घर बना लेना, उसके संस्कार, उसका राष्ट्र रक्षा और उसका दूसरी सारी चीजें जो हम आजकल संसार में देखते हैं, इन सारे कारणों से मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि नहीं है, अपितु मनुष्य योनि के पास एक विलक्षण वस्तु है और वो है बुद्धि। बुद्धि ऐसी वस्तु है जिसके कारण मनुष्य संसार के सारे प्राणियों से अलग है। आप जिन जिन एस्पेक्ट्स में, जिन जिन चीजों के आधार पर ये सोचते हैं कि मनुष्य संसार के सारे प्राणियों से विलक्षण है, यदि उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उन सारी चीजों के मूल में, उन सारी चीजों के बीज में बुद्धि है। यदि बुद्धि न हो तो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। संसार में सबसे अलग जो कुछ करता है, सारे प्राणियों से जो कुछ अलग करता है मनुष्य को, वो केवल और केवल बुद्धि है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या बुद्धि, जब हम जन्म लेते हैं तो वो बुद्धि जो हमें मिली है वो उतनी ही रहती है या वो बुद्धि जीवन भर घटती बढ़ती रहती है? तो ये भी सामान्य बात है। हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे विद्यालय भेजे जाते हैं, गुरुकुल भेजे जाते हैं, और इसलिए भेजे जाते हैं ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो सके। इसका सीधा मतलब है बुद्धि जितनी मिली है उतनी नहीं रहती, अपितु बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, बुद्धि बढ़ जाती है। छोटा बच्चा होता है, क ख ग घ भी नहीं जानता है, अभी तो वो माँ की गोद में आया है, धीरे धीरे चीजों को सीखता है, वो प्रतिदिन कई सौ शब्द प्रतिदिन के हिसाब से सीखता है, निरंतर बढ़ता है। फिर जब वो बालक इस लायक हो जाता है कि वो संसार को समझने लगता है, संसार के बारे में बातें करने लगता है, संसार की चीजों का विश्लेषण बुद्धि से करने लगता है, तब उस बालक को एक गुरुकुल या विद्यालय में डाल दिया जाता है, जहां उसकी बुद्धि को विकसित करने के लिए एक निश्चित तरीके का उपयोग किया जाता है कि इसकी बुद्धि का विकास हो सके। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि बढ़ती है, लेकिन एक और चीज बताऊं आपको, बुद्धि घटती भी। बुद्धि केवल बढ़ती ही नहीं है, बुद्धि घटती भी है। जितनी बुद्धि मिली है, इस बुद्धि में घटना भी संभव है। हम नहीं देखते क्या कि संसार में कई बार एक बहुत अच्छा बालक जब खराब संगति में पड़ जाता है तो उस खराब संगति में पड़ने के बाद वो बिगड़ जाता है। उस बिगड़े हुए लड़के को लोग कहते हैं कि अमुक जगह गया था, वहां से लौटा न तो जाने बुद्धि कहाँ छोड़ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुद्धि घट गई है, बुद्धि ठीक नहीं है। तो बुद्धि को घटाने और बढ़ाने का साधन शिक्षा, घटाने का साधन भी शिक्षा है और बढ़ाने का साधन भी शिक्षा है। बुद्धि बढ़ती भी शिक्षा से है और बुद्धि घटती भी शिक्षा से है। कैसे? बुद्धि को उन्नति देना, अवनति देना शिक्षा का काम है। शिक्षा को सामान्य भाषा में सीख कहते हैं। सीख दो प्रकार की होती है, एक अच्छी सीख और एक बुरी सीख। बुरी सीख मनुष्य की बुद्धि को घटाती है और अच्छी सीख मनुष्य की बुद्धि को बढ़ाती है। इसे ही, इस सीख को ही हम शिक्षा कहते हैं। ये जो शिक्षा है ये संसार में आज बहुत सारी है। हम संसार में देखते हैं कि दूसरे देश हमसे कितने आगे हैं। अमेरिका में टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ है, इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी कहाँ है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी कहाँ है। टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षा ही है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिक्षा पर ही आधारित होकर बढ़ रही। भारत में भी तो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है। हम लोग पहले रहते थे तो हम देखते थे कि लोग बैलगाड़ियों में सफर करते थे। हम पाते थे कि लोग कच्चे घरों में रहते थे, मिट्टी के मकानों में रहते थे। हमारी माएं वो चूल्हे में लकड़ी जला जला कर और उसमें खाना पकाती थी। लेकिन आजकल तो दुनिया बदल गई। आजकल लोग बैलगाड़ी में नहीं चलते, आजकल लोग प्लेन से चलते हैं। आजकल चूल्हे के बजाय गैस के चूल्हे आ गए हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं। बहुत सारी चीजें बदली। आप और मैं जहां चिट्ठियों के माध्यम से बातें करते थे, आज इस फोन के माध्यम से ऐसी सुविधा हो गई है कि मेरी आवाज आप तक और आपकी आवाज मुझ तक आना बहुत सरल हो गया। हम एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन शांति से बैठा कक्षा ले रहा है, कौन परेशान है, कौन इधर उधर आते जाते कक्षा ले रहा है। वो सारी चीजें हमें दिख भी रही हैं, केवल सुन ही नहीं रहा। टेक्नोलॉजी बढ़ी और इस सब को देखकर हमें ऐसा लगता है कि संसार में या अपने भारत की भी बात करें कि भारत में शिक्षा आजकल जो है पहले के मुकाबले बढ़ी है। पहले तो बहुत पिछड़ा हुआ जमाना था, आजकल बड़ा आगड़ा जमाना है। आजकल बहुत बढ़ गए हैं लोग, तो हमें लगता है शिक्षा बढ़ी है। क्या सच में शिक्षा बढ़ी? क्या सच में शिक्षा बढ़ रही है? आइए विचार करते हैं, क्या शिक्षा वास्तव में बढ़ी है? एक नजर डालते हैं पुरातन भारत की प्राचीन शिक्षा पर।
क्या वो शिक्षा एक घटी हुई शिक्षा थी? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं आधुनिक मानकों पर लेकर चलता हूं और आधुनिक मानकों पर बात करता हूं। हम जब बात करते हैं विज्ञान के सिद्धांतों की, तो एक सरल सा सिद्धांत मैं आपके बीच में उठाना चाहता हूं, और सरल सा सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी सब चीजों को एक निश्चित एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींच रही है, एक निश्चित त्वरण से चीजों को अपनी ओर खींच रही है पृथ्वी, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, एक बार मैं ये पूछना चाहूंगा, जरूर मुझे उत्तर देंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। एक बार मुझे उत्तर जरूर देंगे। मैं किसी एक आध व्यक्ति से पूछ लूंगा तो शायद वो मुझे बता देंगे, केवल वही बताएं या नहीं। बलराम सेन जी, बलराम सेन जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप। कर दिया। बलराम जी बोलिए। बलराम जी ये बताइए, माइक खोल लीजिए। माइक खोल लीजिए। बलराम जी माइक खोल लीजिए। बलराम जी आपने माइक नहीं खोला है। कोई बात नहीं, बोली खोल पाए तो जी आप बता दीजिए। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सामान्यतः जो बात करते हैं, बात ये की जाती है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, लेकिन न्यूटन कौन था? कौन बेचारा छोटा सा खतरा। लोग न्यूटन के बारे में ठीक से जानते नहीं है, इसलिए ऐसा झूठा और मिथ्या आरोप वो बेचारे न्यूटन पर लगा देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। बल्कि कहानी ये बताई जाती है कि सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा? तो लोग कहते हैं न्यूटन ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए देखा, सबसे पहले न्यूटन ने देखा। क्या न्यूटन के पिताजी ने नहीं देखा जिसका बाप था, जिसका बाग था? क्या उसके बाबा ने नहीं देखा जिसका बाग था? या फिर ऐसा होगा कि पीछे जो हजारों पीढ़ियां बीत गई जिनके पास सेब का बाग था, उन्होंने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए इसलिए नहीं देखा कि समय आने पर वो आंख बंद कर लेते होंगे कि ना एक दिन न्यूटन पैदा होगा, न्यूटन देखेगा, इसलिए हम नहीं देखेंगे, और इसीलिए वो सेब को पेड़ से टूटकर गिरते नहीं देखते थे। कितनी झूठी और नकली कहानी है। वास्तविकता यह है कि न्यूटन के पैदा होने से 800-900 साल पहले भारत देश में एक विद्वान ज्योतिषी पैदा हुए, और इनका नाम था आचार्य भास्कर। आचार्य भास्कर ने सबसे पहले संसार में गुरुत्वाकर्षण का मान बताया। उन्होंने दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण का मान बताया, दशमलव के 16 अंकों तक। इतने कंप्यूटर्स लेकर, इतनी मशीनें लेकर ये दशमलव के 5-7 अंकों तक भी आज तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि आचार्य भास्कर ने बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी मशीन के दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण का मान बताया। यही आचार्य भास्कर, इन्होंने अपनी बेटी के विधवा होने पर, उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी और विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, इन्होंने एक मुहूर्त निकाला। मुहूर्त में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय किया, दुनिया के सारे ज्योतिषियों को भेजा, उनसे पूछा कि मुहूर्त में कोई दोष हो तो बताएं। ज्योतिषियों ने देखा और बताया कि इस मुहूर्त में कोई दोष है ही नहीं, जिसमें काल गणना को इतनी बारीकी से जांचा गया है कि इतनी बारीक काल गणना की ही नहीं जा सकती जैसी आपने की है। ये संसार का सर्वोत्तम मुहूर्त है। उस मुहूर्त में बेटी का विवाह तय हुआ, और समय आने पर ठीक उसी मुहूर्त में लड़के को हार्ट अटैक आया और लड़की विधवा हो गई। आचार्य भास्कर को भारी दुख हुआ। उन्होंने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया और महीनों बाद न जाने क्या कैलकुलेशन उसमें करते रहे। महीनों बाद वो बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने घोषणा कर दी कि संसार में जितना फलित ज्योतिष है सारा झूठा है, और जितना गणित ज्योतिष है सारा सच्चा है। उसके बाद आचार्य भास्कर ने, जब लोगों ने उन्हें ताना दिया कि सच्चा झूठा तो जो है सो है, लेकिन तेरी बेटी तो विधवा हो गई, संसार में तेरी पुत्री और तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा, तब आचार्य भास्कर ने गणित पर काम करना शुरू किया। उन्होंने गणित पर अद्भुत काम किया, और उन्होंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा पर जो काम किया, उस ज्योमेट्री और अलजेब्रा पर किए गए काम को उन्होंने गणितीय पुस्तक का नाम दिया, और इस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा लीलावती। लीलावती संसार का गणित का वो अद्भुत पुस्तक है जो पुस्तक आज भी नासा और इसरो की लाइब्रेरी को सुशोभित कर रहा है। संसार में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों और साइंटिस्ट के लिए आज भी लीलावती मार्गदर्शक है। आज भी लीलावती संसार के गणितज्ञों के लिए एक चुनौती है, एक प्रश्न है। आज भी लीलावती को समूचा वो लोग पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, आज भी ये प्रश्न है। केवल इतना ही नहीं, ये सोचकर देखिए कि जिस लीलावती को 10 साल की अवस्था में जब विधवा हो गई, उस लीलावती को आचार्य भास्कर ने गणित के गूढ़ रहस्यों को पढ़ाया, और बड़े होकर मां लीलावती ने दीर्घ सिद्धांत भास्करीय और लघु सिद्धांत भास्करीय नाम के 2 विशिष्ट ग्रंथों की रचना की। दोनों ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत ग्रंथ हैं। अलजेब्रा भी इनमें पर्याप्त मात्रा में है।
इतना बढ़िया ग्रंथ उन्होंने लिखा जो आज भी संसार के सर्वोत्तम गणितज्ञों के लिए पहेली है, चुनौती है। केवल लीलावती और आचार्य भास्कर की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप गणित विद्या में बात करें तो कैलकुलस में आचार्य ब्रह्मगुप्त ने अद्भुत काम किया है। ऐसा रोचक काम किया है कि उसे देखकर लोगों को दांतों तले उंगली दबा लेना पड़ता है। मैं सामान्य स्कूलिंग से पढ़ा हूं, गुरुकुलों में जाने से पहले मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और गणित को खूब अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। वहां पढ़कर मैं जब इस प्राचीन भारतीय गणित को पढ़ने के लिए उत्सुक हुआ और मैंने इस गणित को पढ़ा, तो मैं आश्चर्यपूर्वक कहता हूं कि जिस तरह से कंसेप्ट को आचार्य ब्रह्मगुप्त पढ़ाते हैं कैलकुलस में, संसार का कोई मैथमेटिशियन पढ़ा नहीं सकता। वो कमाल का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि गुणा और भाग नाम की संसार में कोई कंसेप्ट है ही नहीं। असल में जो कंसेप्ट है वो जोड़ने और घटाने की कंसेप्ट है, और इसी जोड़ने और घटाने की कंसेप्ट से गुणा और भाग उत्पन्न होती है। और जब वो इसे पढ़ाते हैं तो वहां जब वो प्लस और माइनस की गुणा भाग करते हैं तो प्लस और माइनस की गुणा भाग के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो आधुनिक गणित के बिल्कुल विपरीत प्राप्त होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधुनिक गणित जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आधुनिक गणित में और प्राचीन गणित में कंसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं। उनमें ऐसे डिफरेंसेस हैं जो प्राचीन भारतीय गणित है वो कंसेप्ट में उनके बिल्कुल विरोधी है। मैं ये कहता हूं आधुनिक जो क्वांटम फिजिक्स है, जो एस्ट्रोफिजिक्स है, यदि वो प्राचीन भारतीय गणित का सहारा लेती है तो वो आज अपने सर्वोत्तम स्तर को छू सकती है। मैं आपसे यदि गणितज्ञों की बात करता तो रहूं तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट और न जाने कितने गणितज्ञों की मैं यहां नाम लेने शुरू करूं तो नामों का सिलसिला थमने में नहीं आएगा। वराहमिहिर ने अपने काल में अद्भुत काम किए हैं। आचार्य आर्यभट्ट ने अपने काल में अद्भुत काम किए हैं। सूर्य से बुध की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से बृहस्पति की दूरी, सूर्य से शनि की दूरी, अरुण वरुण यम की दूरी, ये आचार्य आर्यभट्ट ने हमें लिख के दिया। आचार्य आर्यभट्ट ने सूर्य से बुध की दूरी 3.85 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई, और आजकल के गणितज्ञ और वैज्ञानिक जो दूरी बताते हैं वो इससे अलग थी। लेकिन और जो अलग थी तो उन्होंने कहा कि देखो आर्यभट्ट की दूरी गलत है, हमने जो मशीनों के द्वारा निकाली वो दूरी ये है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें अपनी दूरी में संशोधन करना पड़ा, और संशोधन किया तो पाया कि उनकी दूरी आचार्य आर्यभट्ट की बताई गई दूरी के नजदीक आ गई। एक और संशोधन करने पर यह दूरी और नजदीक आ गई आर्यभट्ट की। इसका सीधा मतलब है कि सच्ची दूरी तो आचार्य आर्यभट्ट ने ही बताई थी। ये मूर्ख तो खामखा की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और अंततोगत्वा आना इन्हें उसी प्राचीन भारतीय गणित की शरण में है जो आचार्य आर्यभट्ट ने दिया। आचार्य आर्यभट्ट ने एस्ट्रो मैथमेटिक्स और क्वांटम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो काम किया है वो आज भी संसार के लिए चुनौती है, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। मैं ये कहता हूं कि सूर्य से बुध की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी और बृहस्पति की दूरी का निकालना, ये जो निकाली गई दूरी है ये बिना कंप्यूटर के संभव नहीं। लोग कहते हैं आर्यभट्ट के समय में कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, नहीं होगा कंप्यूटर, लेकिन ये तो तय है कि उस काल में कंप्यूटिंग जरूर रही होगी। वो कंप्यूटर वाले गणित को जानते जरूर होंगे। ये जो बाइनरी मैथमेटिक्स है, इस बाइनरी मैथमेटिक्स को जाने बिना आचार्य आर्यभट्ट ये दूरियों का आकलन कर नहीं सकते थे। ये तो मैंने केवल एक क्षेत्र की बात की, गणित के क्षेत्र की। अगर हम शिक्षा में दूसरे क्षेत्रों की बात करें, हम चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा में आप पाएंगे कि आचार्य चरक के काल में कहा जाता है ऐसी कोई बीमारी मौजूद नहीं थी जिस बीमारी का इलाज आचार्य चरक के पास मौजूद ना हो। आज इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, आज इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े फिजिशियंस हैं, लेकिन इन सारे फिजिशियंस, इन सारे सर्जन्स के होते हुए, इन डॉक्टर्स के होते हुए, इन सारे चिकित्सकीय महाविद्यालयों के होते हुए आज भी ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जिन बीमारियों का इलाज मनुष्य के पास नहीं है। एड्स आज भी दुनिया के लिए चुनौती है। कैंसर के न जाने कितने कितने विभाजन हैं जो आज भी चुनौती हैं। मैं केवल मैलिग्नेंट कार्सिनोमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हर कैंसर की बात कर रहा हूं जो जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। और इन जातियों उपजातियों में बटे हुए ये कैंसर अलग अलग बीमारी हैं, और इन अलग अलग बीमारियों का इलाज भी आज के चिकित्सकों के पास नहीं है। केवल यही नहीं, पिछले दिनों एक छोटी सी बीमारी आ गई, क्या नाम था उसका, कोरोना ने हाहाकार मचा दिया पूरी दुनिया में, और किसी के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं था। आज भी कोरोना हो जाए तो क्या इलाज है? सामान्य रूप से वो एक छोटी मोटी कोई एंटीबायोटिक देते हैं और उसके सहारे भगवान भरोसे पड़े रहते हैं। उनके पास कोई पेटेंट इलाज नहीं है कि कोरोना का फला इलाज है, ये गोली दे देंगे तो इससे कोरोना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आचार्य चरक के काल में ऐसी कोई बीमारी मौजूद नहीं थी जिसका इलाज आचार्य चरक के पास मौजूद ना हो।
उन्हीं के काल में एक सर्जन हुए, एक डॉक्टर हुए, एक सर्जन हुए, जिनका नाम था आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने अपने काल में सर्जरी की अभूतपूर्व विद्या को और कालांतर में आज तक आई हुई जितनी सर्जरी है उस सारी को चुनौती देते हुए अपने सर्जरी के ग्रंथों को लिखा है, जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। चरक संहिता भी मौजूद है, सुश्रुत संहिताएं भी मौजूद हैं। उनमें सैकड़ों सर्जरीज का उल्लेख है, यहां तक के प्लास्टिक सर्जरीज तक का उल्लेख है। और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर यदि आप पाएं तो वहां 150 से ज्यादा मेजर और माइनर सर्जरी के यंत्रों का उल्लेख है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि भारतीय प्राचीन शिक्षा का स्तर क्या था, किस स्तर पर प्राचीन भारतीय शिक्षा खेलती थी। जहां 10 साल की लीलावती अपने पिता के पास बैठकर क्वांटम फिजिक्स के गहरे सिद्धांतों को पढ़ रही है, वहां आज 10 साल की लड़की स्कूल में बैठकर अपने अध्यापक से पढ़ती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ कुड यू से द लिटिल स्टार्स। वो जो आकाश में आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्या ये लिटिल स्टार्स हैं? क्या ये छोटे छोटे तारे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पिता अपनी पुत्री को पढ़ाता है कि बेटा ये स्टार्स लिटिल नहीं है। वो भास्कराचार्य लीलावती को बताता है ये पृथ्वी से लाखों गुना बड़े। पुत्री पूछती है पिता ये स्थिर कैसे हैं? कहा ये घूमते हैं। लेकिन ये क्यों घूमते हैं? कहा ये सब सूर्य के हिस्से हैं ग्रह, इसलिए घूमते हैं। लेकिन हिस्से होने से घूमते क्यों हैं? कहा एक जैसे पदार्थों में जो सावयवी पदार्थ होते हैं उनमें एक आकर्षण बल होता है बेटा, और क्योंकि पृथ्वी सूर्य से ही टूटी है इसलिए उसमें सावयव कणों के कारण एक आकर्षण बल है। अच्छा, इसलिए घूमते हैं। तो क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमती है? नहीं बेटा, इसकी कक्षा वृत्तीय कक्षा नहीं, ये एक पैराबोलिक मोशन में घूमती है। इसका एक मोशन है पैराबोलिक, कभी ये सूर्य से दूर जाती है और कभी सूर्य के नजदीक से घूमती है। कितनी बारीकी से क्वांटम साइंस एक पिता अपनी पुत्री को पढ़ा रहा है 10 साल की अवस्था में, और इसी 10 साल की अवस्था में हमारी बच्ची आज विद्यालय में बैठकर पढ़ती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और वो मना नहीं कर सकती कि स्टार लिटिल नहीं, ये तो बड़े बड़े हैं, क्योंकि उसे दूसरी बात पढ़ा दी जाती है, उसे कहते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, यस बोलो बेटा। तुम नो कह ही नहीं सकते, तुम्हें नो कहने का अधिकार नहीं है। हम पाते हैं कि हमारे विद्यालयों में, हमारे गुरुकुलों में, जहां प्राचीन भारतीय शिक्षा में आचार्य अपने छात्र को जब पढ़ाता था, यदि हम उठाकर पढ़े सांख्य दर्शन, अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि मनुष्य का अंतिम प्रयोजन 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना है। तो छात्र यहाँ प्रश्न करता है, आप आश्चर्य करेंगे यदि सांख्य दर्शन उठा के आप पढ़ेंगे तो वो इतने अटपटे प्रश्न करता है कि आजकल का सामान्य अध्यापक खींच जाए कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन वो उन प्रश्नों को वो बहुत शांति से सुनता है और सुनकर उन प्रश्नों का उत्तर देता है आचार्य, और उनके प्रश्नों का उत्तर तब तक देता है जब तक छात्र के प्रश्न खत्म नहीं हो जाते। लेकिन आज कल की शिक्षा में ये व्यवस्था नहीं है। ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा है, ये छात्र केंद्रित शिक्षा नहीं है। और इस अध्यापक केंद्रित शिक्षा में जो कुछ अध्यापक पढ़ा देता है वो छात्र को चुपचाप मान लेना पड़ता है, उसमें बुद्धि नहीं लगा सकते। प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल मेडिकल साइंस के क्षेत्र में या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ही ऐसी नहीं थी, अपितु यदि हम देखें तो आजकल हम सब युद्धों पर बड़े डरे रहते हैं। हमें राफेल मंगाना पड़ता है विदेश से, हमें फ्रांस से राफेल खरीदना पड़ता है, हमें अमेरिका से F-16 खरीदना पड़ता है, हमें यूएस से M18 गन खरीदनी पड़ती है, हमें दुनिया से हथियार खरीदने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप प्राचीन काल में जाओ तो मुनि भारद्वाज का विमान शास्त्र आज भी उपलब्ध है, जिसमें अनेक विमानों के बनाने की प्रक्रिया दी गई है, उनके चलने, उनके बनाने का उल्लेख किया गया। केवल ईंधन के आधार पर ही नहीं, अपितु ईंधन से पृथक भी जो केवल वायु से, सौर ऊर्जा से, आदि आदि इतने संसाधनों से चलते थे, ऐसे वायुयानों का भी जिक्र है। हम अपने इतिहास में उन वायुयानों को स्पष्ट रूप से पाते भी। हम पाते हैं कि लंका का युद्ध बीत गया और जब लंका के सचिव और राजा विभीषण जी ने राजा बनाया जाना था, वो हाथ जोड़कर आकर राजा राम के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले कि आइए एक बार लंका देखिए, संसार का अद्भुत देश है, ऐसा राज्य आपने आज तक नहीं देखा होगा, ये सोने की नगरी है, सोने की। तो राम जी उन्हें मना कर देते हैं, और जब वो नहीं मानते तो वो लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण को लेकर आए, और जब लक्ष्मण ने भी आग्रह किया कि भ्राताश्री हमने लंका को जीता है, एक नजर भर लंका को देख तो लीजिए, तो वो उस लंका की ओर मुख उठाकर नहीं देखा। कहा ना, मुझे इस लंका की कोई आवश्यकता नहीं, ये युद्ध मैंने लंका के लिए नहीं जीता है,
और कहते हैं आप ही स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। मुझे सोने की लंका भी रुचिकर प्रतीत नहीं होती है, मुझे तो जल्दी माँ के पास जाना है, मुझे तो जल्दी जन्मभूमि में जाना है। मेरे लिए ऐसे साधन का इंतजाम करो कि मैं घंटों में अयोध्या पहुंच जाऊं, क्योंकि तेरे जैसा एक और भाई घर पर चिता सजाए बैठा है, यदि मैंने देरी की तो वहीं दाह करके अपने आप को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे लिए ऐसे साधन की व्यवस्था करो कि मैं घंटों में अयोध्या पहुंच जाऊं। और तब उनके लिए एक विमान की व्यवस्था की गई, और आप सब उस विमान का नाम जानते हैं। पुष्पक विमान से बैठकर राजा राम लंका से अयोध्या पहुंचे थे। विमानों का जिक्र हमारे साहित्य में भरा पड़ा है, केवल इतना ही नहीं, चित्र तक भरे पड़े हैं। और आज भी ये विमान शास्त्र आदि के आधार पर दुनिया की जो बड़ी खगोल एजेंसियां हैं, इन विमान शास्त्रों का उपयोग कर रही हैं और उनका इस्तेमाल करके बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अब सोचिए, खगोल विद्या में और युद्धक विद्याओं में हमारे पूर्वज कितने बढ़े चढ़े, उनकी शिक्षा के स्तर कितने बड़े, कितने विशाल, कितने महान थे। यदि मैं बात करने लगूं तो आज की सारी रात भी कम पड़ेगी, जितनी शिक्षा हमारे पूर्वजों की थी, जिस उच्च कोटि पर था। अब विचार करके देखिए, हमारी शिक्षा घटी के बढ़ी? विचार कीजिए, हमारी शिक्षा उस काल से लेकर आज के काल में बढ़ी है या घटी है? निश्चित रूप से हमारी शिक्षा घटी है, बढ़ी नहीं। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखो जी, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, पत्तलों पर खाना खाते थे, पत्ते की प्लेटें बनाते थे, पेड़ के पत्ते की तोड़कर प्लेट बनाते थे, उन पर खाना खाते थे। और इन्होंने आजकल तो कितनी बढ़िया प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई हैं। अरे भैया, मेरे पूर्वजों ने प्लास्टिक जानकर नहीं बनाया, उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया, क्योंकि वो विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते थे, तुम विज्ञान को नहीं जानते। तुमने जब प्लास्टिक बनाई तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि प्लास्टिक जो मिनटों में बन जाएगी, ये प्लास्टिक को नष्ट होने में 1000 से 5000 साल लगेंगे, और ये प्लास्टिक जब तक रहेगी तब तक संसार की हानि करेगी। इसलिए मेरे पूर्वजों ने ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो डिकम्पोज ऑफ हो जाए, जो इस्तेमाल करने के बाद डिग्रेड होकर खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, वो सारी की सारी नष्ट हो जाए, उसमें कुछ भी ना बचे। ऐसा मेरे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ बनाया है ना भैया, वो संसार के लिए इतना दुखदाई, इतना विनाशकारी, इतना हानिकारक है कि जिसकी कल्पना करना भी आज के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी तो यही पता नहीं है कि ये प्लास्टिक करेगा क्या। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं, दिल्ली में 2 पहाड़ हैं। मैंने जी जब दिल्ली में पहाड़ देखे तो चौंक गया कि मैंने तो भूगोल में पढ़ा था कि दिल्ली तो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये तो ऋषिकेश से भी बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। तब मुझे पता चला, कह रहे पहाड़ नहीं है, कूड़ा है, कूड़ा। मैंने कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा कूड़ा जो पहाड़ से भी ऊंचा है, उसके ऊपर चलते हुए जेसीबी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चींटियां चल रही हो, इतना बड़ा पहाड़ कूड़े का। तो बोले कूड़े को कहां फेंकें? मैंने कहा ये कूड़ा बना कैसे? कहा प्लास्टिक से बना। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उन सारी मूर्खतापूर्ण चीजों का निषेध कर दिया, उन सारी चीजों को नहीं बनाया जिनसे संसार की हानि हो सकती थी। तुमने ये विचार किए बिना कि क्या हानि की चीजें और क्या लाभ की चीजें हैं, अंधाधुंध विज्ञान का प्रयोग किया और जो मन में आया वो बनाया, और उसका परिणाम ये निकला कि आज स्वयं ही अपने हाथों अपनी मौत का सामान बना बैठे। ये हमारी शिक्षा की उच्चता थी। लेकिन जानते हो, जब एक व्यक्ति चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है ना, तो चढ़ना तो सरल होता है क्योंकि उसमें ऊंचाई पर पहुंचने की प्रेरणा निहित होती है। लेकिन जब वो उस चोटी पर पहुंच जाता है तो उस चोटी पर टिके रहना, वहां सस्टेन करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता। उसे चोटी पर खड़े रहना पड़ता है और अपने इस अहंकार को भी दबाए रखना पड़ता है कि मैं संसार में सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हूं। लेकिन जो लोग इस अहंकार को दबा नहीं पाते, वो लुढ़क जाते हैं। अरबों साल तक हमारे पूर्वजों ने इस अहंकार को दबाए रखा, लेकिन अरबों साल बीते, धीरे धीरे कालांतर में ऐसे लोगों का उदय हुआ जिन्हें अहंकार हुआ। अहंकार से आलस्य और प्रमाद पैदा हुए, और तब हमने उस चोटी से नीचे लुढ़कना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे ऊपर जाने की जगह तो थी नहीं। हमने उससे लुढ़कना शुरू कर दिया, हम गिरने लगे, और गिरते 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 ऐसे गिरे कि हम 1000 साल के लिए गुलाम हो गए। गुलाम हो गए उनके जिन्हें 1500 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। गुलाम हो गए उनके जो सिर पर ऐसी टोपी पहनते हैं जिसमें ना धूप रुकती है, ना बारिश रुकती है, ना सर्दी रुकती है, ना गर्मी रुकती है, ना ओस रुकती है। हम उनके गुलाम हो गए जिन्हें खाने की तमीज नहीं, पहनने की तमीज नहीं, ओढ़ने और जीवन जीने की तमीज नहीं। हम उनके गुलाम हो गए। थोड़ा बहुत नहीं, हम 750 साल एक वर्ग के और 250 साल दूसरे वर्ग के गुलाम रहे।
पहले 750 साल जिनके गुलाम रहे, जिन्हें मुसलमान कहते हैं, इन मुसलमानों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया, बर्बाद किया। इस देश में सबसे पहला हमला हुआ था सिंध में राजा दाहिर पर, मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक मुसलमान ने किया था। जब उसने हमला किया तो वहां पिटाई इनकी बहुत बढ़िया हुई, जम के पिटाई हुई। हाँ, ये थोड़ा सा इलाका जीतने में सफल रहे, उतने इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद कई सौ साल तक इन्हें होश नहीं आई। और फिर उसके बाद गौरी आदि ने हमला करना शुरू किया, गजनवी और गौरी आदि ने, एक सालार था, उन्होंने हमला करना शुरू किया। इनमें जो तीसरा वाला था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद गोरी, मैं बस इसी की बात कर रहा हूं। मोहम्मद गोरी ने जब हमला किया और इस देश पर आकर उसने कब्जा जमाया अपना, इस मोहम्मद गोरी ने, तो अपने गुलाम को यहाँ छोड़कर चला गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये इस देश में एक सीपसलार को छोड़कर गया और सीपसलार का नाम था बख्तियार खिलजी। खिलजी ने इस देश में अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली और अपनी अलग सत्ता स्थापित करके उसने संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का बिहार, राजस्थान, कुछ थोड़ा थोड़ा इलाका और मिल जाता है, उसे संयुक्त प्रांत कहते थे। संयुक्त प्रांत से लेकर असम तक उसने हमले किए और इस रास्ते में पड़ने वाले सारे गांवों को आग लगा दी, शहरों को उजाड़ दिया, माओ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किए, बच्चों को भालों के नेजों पर उछाला गया, वृद्धों और युवकों की हत्याएं कर दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनकी हत्याएं कर दी गई। केवल यही इसने इस यात्रा में नहीं किया, इस यात्रा में इसने इससे बढ़कर जो कुछ किया बंधुओं, वह रूह कपा देने वाला है। जानते हो बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बख्तियार खिलजी ने अपने रास्ते में पढ़ने वाले 3 महान विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये बौद्धों का था बेसिकली, लेकिन इसके आगे विक्रमशिला और वैशाली को इसने नष्ट किया, नहीं माफ कीजिए, इसने विक्रमशिला और उदयनपुरी को नष्ट किया। इन 2 विश्वविद्यालयों को जिन्हें नष्ट किया, इन 3 विश्वविद्यालयों में उत्तरोत्तर एक के बाद एक बड़ा विश्वविद्यालय था। यह मत मान लीजिएगा कि नालंदा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उत्तरोत्तर एक के बाद एक बड़ा विश्वविद्यालय था। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को उसने नष्ट किया, आप आश्चर्य करेंगे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 15,000 छात्रों के तो सिंगल रूम में रहने की व्यवस्था थी। मैं चुनौती देता हूं कि दिखाओ मुझे एक कैंपस में किसी यूनिवर्सिटी में 15,000 छात्रों के रहने की व्यवस्था। नहीं है, नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, 15,000 छात्रों की व्यवस्था नहीं है। हाँ, इधर उधर उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की है, तो वो जाकर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां इतनी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन इकट्ठा एक ही कैंपस में, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 15,000 छात्रों के सिंगल रूम में रहने की व्यवस्था। और उसके अलावा जो बाहर से आकर छात्र पढ़ते थे, या यूं कहिए कि जो 6 महीने के कोर्सेज में, साल भर 1.5 साल के कोर्सेज में आकर पढ़ते थे, यदि उनकी संख्या का भी आकलन करूं तो सालाना 1 लाख से ज्यादा छात्रों को यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा दिलवाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बख्तियार खिलजी इस नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर गया, नालंदा विश्वविद्यालय के बटुकों को तलवार के खाट उतार दिया, उसने युवकों की हत्याएं कर दी, माताओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए, गुरुओं की हत्याएं कर दी, और नालंदा की जमीन को नालंदा के भीतर रहने वाले बटुकों, ब्रह्मचारियों, आचार्यों, प्रधानाचार्य आदि के रक्त से लाल कर दिया गया। इतने पर ही नहीं रुका, ये भीतर एक बड़ी लाइब्रेरी थी, इस लाइब्रेरी के भीतर घुस गया और लाइब्रेरी के भीतर जाकर ये आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि लाइब्रेरी में जितनी किताबें मौजूद थी, उन किताबों की आज कल्पना करना भी संभव नहीं। दुनिया में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख किताबें हो सकती हैं। जानते हैं, इस लाइब्रेरी में, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें मौजूद थी। 90 लाख, मोटा मोटी 1 करोड़। क्या संभव है? सोच कर देखिए कितनी बड़ी विश्वविद्यालय, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, बहुमंजिला लाइब्रेरी, और इसमें 1 करोड़ किताबें मौजूद थी। इसने उसमें घुसकर पूछा कि क्या इनमें कोई कुरान मौजूद है, और दुभाषियों की मदद से जब वहां के कर्मचारियों ने बताया कि इनमें कोई कुरान मौजूद नहीं है, तब उसने कहा जब कुरान मौजूद नहीं है तो इन किताबों के रहने का कोई औचित्य नहीं, आग लगा दो इन सारी किताबों। और उसके सैनिकों ने, उसके सिपहसालारों ने इस दुनिया की धरोहर, मानव जाति की धरोहर, इस लाइब्रेरी में आग लगा दी। धुंधू कर सारी लाइब्रेरी जल उठी, पूरा विश्वविद्यालय धुंधू कर जल उठा, और पूरे विश्वविद्यालय को इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता, अपनी जहालत के कारण जलाकर नष्ट कर दिया। ये जाहिल, बर्बर, मूर्ख, हत्यारा, कातिल इस एक विश्वविद्यालय को नष्ट करके दूसरे विश्वविद्यालय पहुंचा, और दूसरे से तीसरे उदयंतपुरी पहुंचा, और इसने अपनी एक विजय यात्रा में 3 विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया। उसके बाद
ये असम में पहुंचा। असम में एक राजा थे जिन्होंने एक युद्ध के मैदान में इसकी हत्या कर दी, इसे मार डाला। लेकिन आप विचार कीजिए कि इसने इन विश्वविद्यालयों को क्यों नष्ट किया? आखिर ये विश्वविद्यालय इसका क्या बिगाड़ रहे थे? अगर इसे राज्य स्थापित करना था तो ये राजाओं को मारता, सेनाओं को मारता, वहां के राज्यों पर कब्जा करता। इसने विश्वविद्यालय क्यों नष्ट किए? तो बंधुओं, इसने विश्वविद्यालय इसलिए नष्ट किए क्योंकि इसका मकसद ही था विश्वविद्यालयों को नष्ट करना। विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देने से इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर घात हो रहा था। इस देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ वो तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। क्योंकि समझ लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत 1000 गांवों का जमींदारा रखता था। इसी जमींदारे से ये नालंदा विश्वविद्यालय अपना पालन पोषण करता था। अपने अंतर्गत चलने वाले हजारों नहीं लाखों नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करता था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करके उन लाखों नन्हे गुरुकुलों को भी बर्बाद कर दिया। वो सारे लाखों नन्हे गुरुकुल बर्बाद हो गए। वो आचार्य सब तितर बितर हो गए, उनकी हत्याएं कर दी गई, ब्रह्मचारी नष्ट हो गए और इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक भयंकर कुठाराघात बख्तियार खिलजी ने किया। याद रखना, मैं नाम बख्तियार खिलजी ले रहा हूं, लेकिन ये बख्तियार खिलजी कोई एक आध नहीं, ऐसे कितने बख्तियार खिलजी इन 750 साल में हुए मुसलमानों की गुलामी के इस काल में, वो आज आकलन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने इस पूरे देश में इस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए अपना एडी चोटी तक का जोर लगा दिया और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। नेल्सन मंडेला नाम के एक राष्ट्रपति हुए अफ्रीका के। उन्होंने कहा, जिन्होंने अफ्रीका की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा है अगर आपको किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहला काम ये करो कि वहां की प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो, उसे खत्म कर दो। यदि आपने ये कर दिया तो आप समझिए कि आपने उस देश को गुलाम बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। दूसरा काम आपको यह करना है कि उसकी प्राचीन परंपरागत सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को नष्ट करके उसके स्थान पर अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करो। और यही मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने इस देश में से गुरुकुलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर उन्होंने इस देश में अपनी शिक्षा प्रणाली यानी उन्होंने इस देश में मदरसों की स्थापना की। आज स्थिति बदल गई। जहां आपके पास उदयंतपुरी, विक्रमशिला, वैशाली और ऐसे न जाने कितने विश्वविद्यालय आपके पास मौजूद थे, आज आपके पास वे विश्वविद्यालय कहीं दिखाई नहीं देते। आज आपको वे गुरुकुल कहीं दिखाई नहीं देते, अभी तो उन गुरुकुलों के स्थान पर आपको मदरसे दिखाई देते हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बॉर्डर पर एक जनपद पड़ता है, जनपद सहारनपुर। जनपद सहारनपुर में एक कस्बा है, कस्बे का नाम है देवबंद। देवबंद में आज एक मदरसा चलता है जिसका नाम है दारुल उलूम। दारुल उलूम अपने अंतर्गत आज एक साथ 50,000 छात्रों की हॉस्टल फैसिलिटी रखता है। 50,000 छात्र इकट्ठा हॉस्टल फैसिलिटी में रहकर इस दारुल उलूम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और दारुल उलूम अकेला नहीं है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर देखो तो वहाबी और हनफी विचारधारा के लाखों नन्हे मदरसे गांव गांव, शहर शहर, गली गली, हाईवे हाईवे, मोहल्ला मोहल्ला, पगडंडी पगडंडी खुले हुए हैं। इनकी बाढ़ आई हुई है और इनका पालन पोषण यही दारुल उलूम करता है। देखो कैसे बदली व्यवस्था। जहां यही व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली के संबंध में विक्रमशिला और उदयंतपुरी करते थे, नालंदा और तक्षशिला करते थे, वही उस व्यवस्था को आज इस देश में दारुल उलूम कर रहा है। वो बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि आप आज इस देश में 100% से घटकर 78% हो गए हो और उनकी आबादी इस देश में 3 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ पहुंच गई है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को पानी दे रहे हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था, आज संसार में हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। मुसलमानों ने इस देश में, पूरे देश में गुरुकुलों को नष्ट किया। ये मूर्ख हैं, कातिल हैं, जाहिल हैं, बर्बर हैं, हत्यारे हैं। तलवार के बल पर इन्होंने इस देश में से गुरुकुलों को नष्ट किया, लेकिन तब भी लोगों ने गुरुकुलों को चलाए रखा। कहीं ना कहीं गुरुकुल चलते रहे, लड़ते रहे, क्योंकि मुसलमान कभी भी पूरे देश को एक साथ गुलाम नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं छुटपुट रजवाड़े लड़ते रहे और जहां रजवाड़े लड़ते रहे वहां गुरुकुल भी चलते रहे। बाद में जब मुसलमानों की बादशाही कमजोर पड़ी तो इस देश में ईसाइयों की बादशाही आई, और जब ईसाई इस देश में आए तो ईसाई थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो डाटा इकट्ठा करता है, उस पर काम करता है। तो ईसाइयों ने इस देश में आकर बुद्धि से काम किया और 1835 में इस देश में गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। आपने खूब नाम सुना है इसका। लॉर्ड मैकाले ने इस देश में आकर देखा
कि इस देश की शिक्षा प्रणाली इस देश को कभी मरने नहीं देगी, कभी गुलाम नहीं होने देगी। इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को बुद्धिपूर्वक नष्ट करना पड़ेगा। और तब लॉर्ड मैकाले ने इस देश में एक एजुकेशन बिल लाया। आज जैसे ये पिछले दिनों दिल्ली को घेर लिया गया था, एग्रीकल्चर बिल आया था ना, उसी तरह का एक एजुकेशन बिल आया। और उस एजुकेशन बिल की पहली पंक्ति से इस देश में चलने वाले सारे संस्कृत विद्यालयों और सारे वेद विद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। उन सारों को अवैध घोषित कर दिया गया। जैसे ही उन्हें अवैध घोषित किया गया तो अवैध घोषित करते ही उन्हें मिलने वाली सामाजिक एड बंद हो गई। समाज से जो उनके लिए फंडिंग होती थी वो सारी की सारी फंडिंग को नष्ट कर दिया गया, उस सारी फंडिंग को रोक दिया गया। और उसके रुकने से इस देश में पूरी की पूरी सामाजिक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई, शैक्षिक व्यवस्था बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ा। इस देश में स्थिति ये बनी कि लोगों ने अपनी शिक्षा के प्रति मोह न छोड़ा। मोह न छोड़ा तो उन्होंने क्या किया, डर के कारण विद्यालय और गुरुकुल तो बंद कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं दुनिया को नहीं पढ़ा सकता तो कम से कम मैं अपने छात्रों को तो पढ़ा, अपने बच्चों को तो पढ़ा सकता हूं, अपने बेटा बेटी को तो पढ़ा सकता हूं। और तब उन्होंने अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का काम शुरू किया। यहां से शुरू हुआ भेदभाव और ऊंच नीच, क्योंकि जो लोग पढ़ गए अपने माता पिता के पढ़ाने से, वो अपने आप को शिक्षा के कारण उच्च मानने लगे, और दूसरे लोग जो पढ़ नहीं पाए शिक्षा के अभाव में, वो अपने आप को उनसे हीन मानने लगे। तब यहां एक भेदभाव, एक वर्ग विभाजन पैदा हुआ, एक वर्गांतर पैदा हुआ। एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अपने आप को निष्णात और शिक्षित मानता था, और एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो अनपढ़ रह गया, क्योंकि शिक्षा सबके लिए सुलभ न रही। इसी शिक्षा व्यवस्था ने आगे चलकर इस देश में एक ऐसा वर्ग विभाजन पैदा किया, जो वर्ग विभाजन 2-4 जगह नहीं, सैकड़ों जगह नहीं, हजारों जगह बट गया। 1927 में जब अंग्रेज साइमन कमीशन लेकर आए, तो उन्होंने इसी साइमन कमीशन के माध्यम से उन वर्गों को जातीय सूचियों में तब्दील किया, और पहली बार साइमन कमीशन में ही जातीय सूची बनाई गई। पहली बार ऑन रिकॉर्ड लिखा गया कि ये जाति है, ये धोबी है, ये नाई है, ये लोहार है, ये बढ़ई है, तब लिखा गया। उससे पहले इस देश में कहीं जातियां नहीं थी, जातियों का नाम नहीं था, निशान नहीं था। हमारे देश का जातियों से कोई लेना देना नहीं, तब पैदा हुई है। उससे पहले हमारे देश में चलती थी केवल और केवल वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अर्थात उठना और गिरना आपके हाथ में था। आप जितनी शिक्षा प्राप्त कर लें उतनी ही स्तर पर आप पहुंच जाते थे। यह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी। मैकाले ने इस देश में एक स्त्री को बुलाया, इस देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था पैदा करने के लिए। आप लोगों ने इस स्त्री का नाम नहीं सुना है, लेकिन जो लोग मेरी आयु के हैं, मैं लगभग इस समय 43 साल का हूं, जो मेरी आयु के हैं और जो मुझसे बड़ी आयु के हैं, वो सब उस औरत का नाम सुनते ही उसके काम को जान जाएंगे। आपने इस औरत का नाम आज तक नहीं सुना है, लेकिन जैसे मैं इस औरत का नाम लूंगा आप समझ जाएंगे कि इस औरत ने इस देश में क्या काम किया था। लॉर्ड मैकाले ने बुलाया एक औरत को जिसका नाम था मैडम मॉन्टेसरी। मैडम मॉन्टेसरी ने इस देश में 7 साल अपना जीवन बिताया, और 7 साल के अंदर अंदर ये इस देश को प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में 77,000 मॉन्टेसरी स्कूल देकर गई। और उसके बाद इस देश में मॉन्टेसरी स्कूलों की बाढ़ आई, गांव-गांव, शहर-शहर मॉन्टेसरी स्कूलों की बाढ़ आई। एक-एक छोटे-छोटे से गांव में कई-कई मॉन्टेसरी स्कूल खुले, और इन मॉन्टेसरी स्कूलों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके, वो जो छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो आवासीय शिक्षा व्यवस्था थी, उसे नष्ट करके उसके स्थान पर घर से आने जाने वाली शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। और इस घर से आने जाने वाली शिक्षा व्यवस्था ने क्या किया जानते हैं? इसने नष्ट कर दी आश्रम व्यवस्था, इसने नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य आश्रम, इसने नष्ट कर दिया गृहस्थ आश्रम, इसने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नष्ट कर दिया, इसने आश्रम व्यवस्था को नष्ट कर दिया, और वर्ण व्यवस्था को इन लोगों ने पहले ही नष्ट कर दिया। इस तरह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था ने इस देश में जन्म लिया जिसने इस देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया। क्योंकि याद रखना, इस देश की संस्कृति वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अलावा कुछ भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये कौन सी संस्कृति है, तो उन्हें यदि पढ़ेंगे तो एक ही उत्तर मिलता है कि इस देश की संस्कृति का नाम है वर्ण आश्रम संस्कृति। लेकिन न तो वर्ण बचा न आश्रम बचा, और कारण था केवल एक कि वो उच्च शिक्षा गिरकर आज एक ऐसी शिक्षा में तब्दील हो गई जो इस देश में गुलाम पैदा करती थी, मैकाले पैदा करती थी। और मैकाले की वो प्रतिलिपियां आज इस देश में भर गई है। आज वो कोट और टाई लगाकर इस देश में घूमते हैं और धोती और कुर्ते को जलील करते हैं, धोती और कुर्ते को नीचा बताते हैं, हीन बताते हैं। आज वो शिक्षा व्यवस्था ने जन्म लिया है जो शिक्षा व्यवस्था अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने विचारों को हीन मानती है और दूसरे के विचारों को उच्च मानती है। मैं
प्रारंभ में माता पिता के न जानने के कारण या किसी और परिस्थितियों के कारण मैं बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, GNV वगैरह में गया, जवाहर नवोदय विद्यालय आदि में गया, मेरी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी भाषा में हुई, मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ और इस कारण से मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि कैसे इस शिक्षा व्यवस्था ने क्या स्थिति पैदा की। मैं आपको सच बताता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं और कॉलेजेस में जाकर छात्रों से जुड़ने की कोशिश करता हूं और जब मैं छात्रों के पास जाकर संस्कृत बोलता हूं, उनसे संस्कृत में चर्चा करना चाहता हूं तो वो मुझे पिछड़ा हुआ मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये बेचारा जंगल से आया है, शायद पत्ते बांध के उधर झिंगे लाला करता होगा, इसे कोई जानकारी नहीं है, ये बेचारा अनपढ़ है, गंवार है, पिछड़ा है। लेकिन बंधुओं, जब उन्हीं छात्रों के साथ मैं अंग्रेजी में बात करता हूं तो वो कहते हैं ओह ये विद्वान आदमी है, अब पता लगा विद्वान है। यानी जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक आप विद्वान नहीं हो जाते और जब तक आप संस्कृत बोलोगे आप पिछड़े हुए माने जाओगे। इस शिक्षा व्यवस्था ने हमारे लोगों के भीतर अपनी संस्कृति के प्रति एक भयानक हीनता का भाव पैदा कर दिया। आज ये जो लोग सड़क पर खड़े होकर नाच रहे हैं, हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के, ये जो नाच रहे हैं सड़कों पर, डिस्को कर रहे हैं, ये एक ऐसी संस्कृति के गुलाम हैं जिस संस्कृति ने इन्हें प्रयास पूर्वक गुलाम बनाया है और आज ये गुलाम होने में गौरव महसूस करते हैं। ताज्जुब की बात यह है, ये अपना नाम तक भूल गए, ये अपनी पहचान तक भूल गए, अपना खान पान रहन सहन बदल के भूल गए, ये अपना सब कुछ भूल गए, इनके पास कुछ बचा नहीं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश में यदि इस देश को बचाना है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताते होंगे और मैं उनकी बताई हुई सारी बातों का सम्मान करते हुए अपने पूर्वजों, अपने बड़ों जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके चरण स्पर्श करते हुए, उनकी धूली को अपने मस्तक पर रखते हुए ये बात आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा को बदले बिना कुछ भी संभव नहीं। आज इस देश में जो शिक्षा चलती है, चाहे वो 10+2 की और चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी जिसे NEP 2020 के नाम से जाना जा रहा है, ये सारी एजुकेशन पॉलिसी गुलाम बनाने वाली एजुकेशन पॉलिसी है। ये सब सारी की सारी ये केवल और केवल मैकाले शिक्षा है और मैकाले शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे होती है मैकाले शिक्षा, कैसे नहीं, समय मिला और हम लोग व्याख्यानों में जुड़े रहे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैकाले शिक्षा और प्राचीन भारतीय शिक्षा के बीच में वास्तविक भेद क्या है और कैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा इस मैकाले शिक्षा से डिफरेंस पैदा करके और छात्रों के बीच में, नागरिकों के बीच में अनुशासन और उच्चता भरती थी। मेरा विषय आज का इतना ही था और समय तो नहीं बता रहा है कि मेरे पास समय बचा है, विषय तो बहुत सारा बचा है, लेकिन समय मेरे पास नहीं बचा है तो आज का विषय इतना ही लेते हैं। बाकी बंधुओं, अपने सिद्धांतों की ओर लौटे बिना, अपनी जड़ों की ओर लौटे बिना जीवन बचने वाला नहीं, राष्ट्र बचने वाला नहीं, ये मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं। तो यहाँ मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से इतने लंबे समय तक इतनी शांति से मुझे सुना, तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि इतनी देर तक अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति के लिए बैठे थे। इसके बाद मैं लखनलाल जी बहुत बहुत आभार आचार्य योगेश भारद्वाज जी, जो आर्ट्स गुरुकुल के आप कुल सचिव हैं। किसी के मन में इतना सब कुछ सुनने के बाद जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, अपना रेज द हैंड का बटन दबा दें या अपना इशारा कर दें हमें, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे लक्ष्मण पाहुजा जी जो दिल्ली के हमारे बहुत अच्छे आर्य समाज के पदाधिकारी है। चलिए 2-3 प्रश्न हमारे बीच में आ रहे हैं। पहले युद्धवीर जी पूछिए, क्या पूछना है? राम मोहन जी तैयार रहेंगे। सभी विद्वानों का मेरा नमस्ते जी। अभी जो हमारे जो आचार्य जी योगेश जी ने जो बताया है, वह 1927 से पहले जो साइमन कमीशन जब आया था उसमें जो जातीय व्यवस्था जो बनी थी, ठीक है, मैकाले के बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है और जो मोंटेसरी स्कूल हम आज भी देखते हैं, ये एक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था जो पहले थी, जो जातीय व्यवस्था, क्या जातीय व्यवस्था इससे पहले नहीं थी या साइमन कमीशन में ही इस तरह की जो हमें मतलब बरगलाया गया और जो हमारे जो संस्कृति को नष्ट करने के लिए, ताकि भारत के टुकड़े टुकड़े करें, और उसी का परिणाम हो सकता है आज जो बौद्ध में कोई कहीं जा रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, साइमन कमीशन से पहले ये जो 1927 में आया था, उससे पहले क्या ये व्यवस्था नहीं थी, जातीय व्यवस्था? युद्धवीर जी,
गिरावट तो बहुत दिन पहले से शुरू हो गई। वर्ग विभाजन तो शुरू हो गया महाभारत काल के लगभग मानकर चलिए 1500-2000 साल बाद वर्ग विभाजन शुरू हो गया था। वहां उच्चता, असल बात तो यह है, बिगाड़ तो महाभारत के युद्ध में आ गया था। महाभारत के युद्ध में कई सारे बिगाड़ आ गए थे। पितामह भीष्म आदि ने भी गलतियां करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कौरवों और पांडवों ने तो भयंकर गलतियां की हैं, बहुत बड़ी, मतलब उन्हें मिस्टेक नहीं कह सकते, ब्लंडर्स की हैं उन्होंने। और हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता हैं, गलतियां की हैं तो भी सम्मान तो रहेगा। लेकिन उसके बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने और ज्यादा गलतियां की। और महाभारत के लगभग 1500 साल के बाद, जितना मैंने पंडित भगवत दत्त जी और दूसरों के माध्यम से पढ़ा है, 1500 साल के बाद में यह वर्ग विभाजन शुरू हो गया था। लेकिन तब भी वर्ग विभाजन और जो वास्तविक व्यवस्था है उनके बीच एक युद्ध चलता रहा, और वो युद्ध चलता रहा मुसलमानों के आगमन तक। मुसलमानों ने जब आकर नष्ट करना शुरू किया, उस समय इस वर्ग विभाजन को एक बड़ी खाई मिली। जैसे ही गुरुकुल नष्ट हुए तो लोगों तक शिक्षा की पहुंच पूरी तरह पहुंचनी बंद हो गई। सब लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी। शिक्षा बहुत अभिजात्य वर्ग तक सीमित रह गई। एक अभिजात्य वर्ग था, केवल जो राजघराने थे, जो ब्राह्मण पुत्र थे, उन तक वो सीमित रह गया। और इसका परिणाम ये निकला कि दो वर्ग पैदा हो गए, एक अभिजात्य वर्ग और एक वो वर्ग जो अशिक्षित रह गया। इससे भी अभी तक केवल इतना ही बना है कि वर्गांतर पैदा हुआ है, ऊंचाई और नीचाई पैदा हुई है, लोगों में आपस में हीनता और उच्चता का भाव पैदा हुआ है। जातियां भी पैदा नहीं हुई है, अभी ट्रेड यूनियंस नहीं बनी है। उसके बाद जब मुसलमानों के बाद ईसाइयों ने यहाँ काम शुरू किया, और लॉर्ड मैकाले का 1945 का बिल आने के बाद, 35 का बिल आने के बाद ये स्थितियां और प्रगाढ़ हुई। लेकिन पहली बार किसी सरकारी दस्तावेज पर लिखित रूप में जहां जातियां आई वो साइमन कमीशन था। 127 जातियों तो क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में घोषित कर दी गई कि 127 जातियां तो आपराधिक जातियां हैं। आपराधिक जातियों का मतलब समझते हैं? आपराधिक जातियों का मतलब है कि वो जन्मजात अपराधी हैं, यानी वो पैदा लेते ही चोरी करना, हत्या करना, लूट करना, डकैती करना, ये उनका पेशा बना दिया गया कि ये तो क्रिमिनल टाइप्स हैं। आज भी आप विकिपीडिया पर उठाकर पढ़िएगा तो उन 127 जातियों का उल्लेख मिलेगा आपको बाकायदा। तब ये जातियां वास्तव में अस्तित्व में आई। हाँ, ये बात से मैं आपकी सहमत हूं कि गिरावट तो बहुत लंबे काल से शुरू हुई, आजकल नहीं हुई। ये 2014 से पहले अभी जो कांग्रेस सरकार में जाटों के बारे में भी लुटेरी जाति ये आया था, और इस पर बड़ा हंगामा भी हुआ था, और ये बाद में वापस भी लिया था कपिल सिब्बल शायद उस टाइम। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आचार्य जी, जो हमारे जो पुराण और जो कुरान है उनमें भी जैसे हमारे जो समाज को नीचा दिखाने के लिए, और जो हमारे अंदर जो कुरीति थी समाज के अंदर, वो भी भयानक कुरीति थी। जैसे पुराण में कहा गया, 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत्उद्वम रजस्वला माता च पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्टाम कन्याम रजस्वला। ये भी एक कितना भयानक परिस्थिति हमारे समाज की गिरावट की। वो तो ठीक है, फूट करो राज करो, लेकिन हमारे क्या पुराण और कुरान इन्होंने कोई कसर छोड़ी आचार्य श्री? नहीं, ये तो मैं सारी, ये तो ऋषि दयानंद सब बता ही चुके हैं, तो सब वर्णित है वहां, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इन सारी परिस्थितियों में तो। लेकिन ये भी तो, ये मेरा जो आज का विषय था, मैं अपने विषय पर ही केंद्रित रहूंगा कि मुख्य जो ह्रास हुआ है हमारा वो शिक्षा के, ये पुराण आदि भी तो शिक्षा के अभाव में ही पैदा हुए। जब शिक्षा पूरी तरह सक्षम नहीं रही तब पुराण आदि की उत्पत्ति हुई। बाकी ये जो जानकारी मिली आज आपसे विशेष ज्ञानवर्धक है, और इस तरह से कभी हमने सोचा भी नहीं। अब जैसे आज आपने हमें बताया है कि भाई जो मोंटेसरी जो स्कूल है, आज भी हम देखते हैं कई स्थानों पर, भाई ये हम तो सोचते हैं भाई ये हमारे एक विशेष शिक्षाप्रद और लाभप्रद होगी, लेकिन आपने जो इससे हमें ज्ञान दिया है, जो बताया गया है, तो इसके लिए हम सभी जो भद्रपुर से जुड़े हैं, धन्यवाद, आभारी है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत आभार आपका। राम मोहन जी वीडियो खोल लीजिए अपना, राम मोहन जी ARP। जी सर नमस्कार। वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आवाज में, इसलिए पूछिए। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। मैं ये कहना चाहूंगा आचार्य श्री जी पूछिए कि ऋषि अष्टावक्र का एक जिक्र आता है, वशिष्ठ जी के शायद वो गुरु थे, तो उन्होंने जो जाति आपने कहा है, स्पष्ट लिखा है चमार शब्द, उसमें जाति चमार दिया है।
तो वो उस पुराने समय से ही चला आ रहा है और वो कभी खत्म नहीं हुआ। और एक मुझे विद्वान बता दीजिए 1857 के पहले का जो शूद्र वर्ण से रहा हो, एक विद्वान बता दीजिए। और मैं ये मानता हूँ सारी कमियां हैं, खामियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं इस विनाश के लिए थोड़ा एक विकास के रूप में भी देखता हूँ कि अगर ये विनाश नहीं हुआ होता तो बेचारे दबे कुछ लोगों को भी शिक्षा नहीं मिलती। धन्यवाद। यहाँ राम मोहन जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न था या समाधान था? ये साहब मेरा ये था कहना कि आपने जो बताया कि जातियां नहीं थी, जातियां आई साइमन कमीशन में, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जातियां ऋषि अष्टावक्र के समय से चली आ रही हैं। सुनिए फिर, ये अब सुनिए। जी सुनाइए। अब समझ गया। मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि आपने प्रश्न दिया या हल दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऋषि अष्टावक्र के समय में चमार शब्द की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि चमार शब्द बेसिकली, मेरी एक बार पूरी बात सुन लीजिएगा, चमार शब्द बेसिकली चर्मकार शब्द से उत्पन्न हुआ है। चर्मकार का अपभ्रंश चमार है। चर्मकार अर्थात जो चमड़े का काम करते हो उन्हें चर्मकार कहा जाता था। अब दो चीजें यहां अच्छे से समझिए कि ये जो चर्मकार है, लोहकार है, ताम्रकार है, या जो जिन्हें आज बढ़ई कहा जाता है, लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, या जितने भी आप जो आप देखते हैं कि काम करने के कारण बिरादरी जो उत्पन्न हुई है, ये असल में ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन कैसे? जैसे आजकल फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री में मिल मजदूर होते हैं और मिल मजदूर अपने अपने हितों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर लड़ने लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है और भारद्वाज शब्द से शायद आपको ये प्रतीति जाती है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि भारद्वाज शब्द सामान्य रूप से आजकल संसार में ब्राह्मण लोग लगाते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मैं ऐसे भारद्वाजों से मिला हूं जो भारद्वाज चमार हैं। मैं हरियाणा में मिला हूं। रजत भारद्वाज नाम का एक लड़का है। मैंने उससे पूछा एक दिन कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी सब कहां से थे, उनका मूल कहां से? तो उन्होंने कहा यहीं से था। कुछ देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो चमार बिरादरी से। मैंने कहा तुम तो चमार हो तो भारद्वाज क्यों लगाते हो? उसने कहा आचार्य जी हमारा गोत्र भारद्वाज है। मैंने कहा तुम्हें कब पता चला? बोले हमारे तो पूर्वज लगाते चले आए, हम आज तक भारद्वाज लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ गोत्र व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था थी नहीं। रही बात अष्टावक्र की जो आपने कही, मैं आपको चुनौती देता हूं, खुली चुनौती, कि आप किसी उपनिषद से यह प्रमाण लाकर बता दीजिए कि अष्टावक्र के समय में चमार शब्द उपस्थित था। खुली चुनौती है, खुली। कोई आ जाए और मैं सामना करने के लिए अकेला तैयार हूं। दूसरी चीज आपको कहता हूं, आपने कहा कि 1857 से पहले आप एक शूद्र का नाम ले दीजिए जो शूद्र विद्वान हुआ हो, तो मैं एक नहीं हजारों के नाम लूंगा। गिनना शुरू कीजिए आप। एक लड़का था जिसका नाम था सत्यकाम। सत्यकाम एक वेश्या की संतान था। यह भी पता नहीं कि किसका पुत्र था। सत्यकाम ने अपने आचार्य से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। आचार्य ने गोत्र पूछा और पढ़ाने से मना कर दिया जब बच्चे ने गोत्र नहीं बताया। 2-3 आचार्यों के पास गया तो एक आचार्य जो अच्छे थे, उन्होंने उसे कहा कि बेटा तू गोत्र बता। तो उस दिन उसकी मां ने गुस्से में आकर कह दिया कि जब उससे कह दे कि युवावस्था में मेरी मां ने बहुत से पुरुषों की सेवा की है और वो एक नीच स्त्री है, इसलिए उसे पता नहीं कि मेरे पिता का नाम क्या है। बालक ने जस की तस बात आकर अपने आचार्य को बता दी और आचार्य ने छात्र से कहा कि तुझ में पढ़ने की उत्कट इच्छा है और योग्यता भी पूरी है, इसलिए मैं तुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करता हूं और आज से मैं तुझे गोत्र देता हूं। तेरा नाम होगा सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल एक हीन कुल में पैदा हुआ था। आपने भारत देश में, वो चले गए क्या? हैं अभी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। चलिए बोलिए। इसके अलावा इस देश में 6 दर्शन चलते हैं विशेष रूप से, जिनमें एक दर्शन का ऋषि का नाम है ऋषि जैमिनी। ऋषि जैमिनी चांडाल कुल में पैदा हुए और चांडाल कुल में पैदा होकर ब्राह्मण नहीं, उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया और आज तक ब्राह्मणों की पीढ़ियां उनके पैर पूजती चली आई। ये तो उठने के प्रमाण है, गिरने का प्रमाण देता हूं। रावण एक उच्च कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, केवल ब्राह्मण के नहीं ऋषि के कुल में पैदा हुआ, लेकिन जब उसने बुरे काम करने शुरू किए तो वो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र भी नहीं, उससे भी नीचे चला गया। लोगों ने उसे अंत्य जो राक्षस कहकर पुकारा। इस देश की परंपरा में, ये तो गूगल, ये तो मीट चल रहा है, जूम मीट,
मैं आपसे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूं, समय की सीमा होती है। मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण देने के लिए तैयार हूं, आपकी ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि 1857 से पहले आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता दिए जो हीन कुल थे। ये मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए हैं, केवल आगे दिए बहुत जा सकते हैं। सर आप अष्टावक्र गीता उठा के पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है जब वो राजा जनक की सभा में गए तो राजा जनक ने उनसे कहा, हंसते हुए कहा कि ये है तुम्हारा गुरु वशिष्ठ। तो उन्होंने कहा, संस्कृत का वाक्य बताइए मुझे क्या था। हाँ संस्कृत का वाक्य नहीं, मैंने हिंदी में पढ़ा उसको। पहले तो जो आप अष्टावक्र मतलब 8 जगह से टेढ़े थे वो, तो उसको देख के हंस पड़े थे वो। पहले तो अष्टावक्र गीता नाम का कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं होता है। अष्टावक्र का जो जिक्र आता है वो उपनिषदों में आता है। अष्टावक्र गीता अर्वाचीन विद्वानों ने अपनी मर्जी से गढ़ी है, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख मौजूद नहीं है। दूसरी चीज ये, अष्टावक्र गीता में यदि ऐसा कोई मौजूद है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो क्या लिखा है, उसके संदर्भ और प्रसंग देखना चाहूंगा, उन शब्दों को देखना चाहूंगा, क्योंकि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, मैंने संस्कृत पढ़ी है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा जरूर उन शब्दों का वहां क्या अर्थ निकलता है। चलिए धन्यवाद लखनलाल जी। अगला प्रश्न वेद प्रकाश शर्मा जी। धन्यवाद सर। वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। नमस्कार आचार्य योगेश जी। नमस्ते। आप कह रहे हैं कि आजकल की एजुकेशन टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड बिल्कुल नहीं है। हमें एक प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, नाउ वी हैव स्टार्टेड द स्टूडेंट सेंटर्ड मेडिकल एजुकेशन, और उसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन लर्निंग कराते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कराते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कराते हैं। तो दे आर नॉट द टीचर सेंटर्ड, दे आर द स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। और दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो हमारे पुराने आचार्य हुए, उन्होंने अपने इतने शिष्य अच्छे नहीं बनाए कि जो हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नागार्जुन था, वो भारत से सोना बनाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा कोई शिष्य पैदा नहीं किया कि जो पारे से सोना बना सके। आयुर्वेदाचार्य इतने हुए कि अपनी जड़ी बूटी साथ में लेकर मर गए, और उन्होंने कुछ नहीं बताया अपने स्टूडेंट को कि इसको ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो महाभारत के बाद इतना पतन हुआ कि भारत के अंदर जो एजुकेशन थी वो इवन द कॉम्पिटेंट स्टूडेंट को नहीं दी गई, जिसके कारण भारत हमारा गर्त में चला गया। और दूसरा हमको बता दिया कि अहिंसा परमो धर्म, हमने एक चींटी मारने पे भी चीखना शुरू कर दिया, और मुसलमानों ने आकर के तमंचा और गोली और चाकू मार करके हमको मार दिया। तो ये हमारी एजुकेशन की डिफेक्ट है, हमारे भारतीयों की डिफेक्ट है, हमारी जनरेशन की डिफेक्ट है। ये मत कहे कि आदमी कॉम्पिटेंट नहीं था, कॉम्पिटेंट तो बहुत था, लेकिन यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं था। अब आजकल में भी आप देख लीजिए, बाबा रामदेव कहते हैं तुम बहुत दयानंद दिया है, बताते हैं 10,000 का टर्नओवर हो गया, उसका टर्नओवर बढ़ गया। अगर वहां पर एक अभी शूद्र जात का बच्चा फ्री में पढ़ने जाए तो वो नहीं पढ़ाएंगे। उनने भी एजुकेशन का क्या कर दिया है, पैसा कमाने का मिंटिंग मनी का प्रोसेस शुरू कर दिया। अगर आचार्य हो, सन्यासी हो, तुम्हें वित्तेषणा पित्तेषणा ये सब खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन उनके अंदर अभी भी वित्तेषणा बनी हुई है। तो आप आर्यों की नहीं, किसी की भी आप देख ले, एवरीबॉडी इज रनिंग अबाउट द मनी, हर एक अंदर वित्तेषणा भी प्रधान है। और दूसरा, जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के लिए हमें ग्रामर चाहिए। कोई भी आजकल वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ाता, कोई भी आदमी हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वैदिक संस्कृति वाले और हिंदी पढ़ाने वाले संस्कृति को नहीं। बच्चे को हिंदी बोलना नहीं आती, जितने भी गवर्नमेंट एजुकेटेड स्कूल है। और पिता बड़ा गर्व करते हमारा लड़का टिटर पिटर अंग्रेजी में बोलता है। हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए, पूरा ईसाई का कॉलेज है, लेकिन हमारे पिता हरी समाजी थे और मैं भी था। तो मुझको यही लगता है कि यहाँ की जो एजुकेशन है, यहाँ के जो पर्सन है वो ठीक नहीं है। आप बताइए इसके बारे में कुछ। इसमें एक चीज से तो आप और मैं दोनों सहमत हैं। आपने जो ये कहा कि महाभारत के काल के बाद कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जब एक आदमी किसी चोटी पर पहुंच जाता है तो वहां अहंकार से बचे रहना बड़ा मुश्किल होता है, और अहंकार के कारण आलस्य और प्रमाद पैदा होता है, और उसके बाद वो दूसरे बहुत सारे दुर्गुण पैदा होते हैं, और उन दुर्गुणों के कारण ये गिरावट आती है। जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद के बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य थे जो दूसरों को बता सकते थे लेकिन नहीं बताया। ऐसी कितनी सारी विद्याएं होंगी जो लोग जानते थे, और उन विद्याओं को उन्होंने अगली पीढ़ियों में आगे नहीं लेके गए, आगे वाइकल नहीं किया उन्होंने। ये तो मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं बताई अपने बच्चों को, हम अंग्रेजों से सीख रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी।
वेद प्रकाश जी जिन पे हम सहमत हैं उन पे तो कोई बात ही नहीं है करने की। जी, मैं जी, भी सहमत जी। हूँ, आप भी सहमत हैं। जी अब जी जिस पे असहमति है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आजकल की जो शिक्षा है आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ब्लेम कर सकता हूँ शिक्षा को, क्योंकि असल में जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, वहां शिक्षा में ये चीजें देखी जा सकती हैं जो आपने कही हैं। मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूं और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो वहां भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देखता था जो स्टूडेंट सेंट्रल होती थी। मतलब वहां स्टूडेंट को भी सेंटर में रखकर काम किया जाता था, उन्हें भी केंद्रित किया जाता था और वहां काम करते थे। लेकिन असल में आपको पता है कि शिक्षा तो कक्षा 12 तक आपकी पूरी हो जाती है। एजुकेशन तो जो है, यहाँ दो अंतर कर लेते हैं, एक एजुकेशन है, एक विजडम है। यानी एक शिक्षा है और एक विद्या है, दोनों में अंतर है। विद्या किसे कहते हैं? तो विद्या कहते हैं सा विद्या या विमुक्त, जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम विद्या है, और जो इस विद्या तक लेकर आपको जाए उसका नाम शिक्षा है। 12वीं कक्षा तक, बेसिकली 12वीं कक्षा तक आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है आपका स्पेशलाइजेशन, यानी अब आप विद्या की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जो 12वीं तक आपने कमाया है, उस कमाए हुए के आधार पर आप आगे, जैसे 12वीं के बाद नीट में सिलेक्शन हो गया, बच्चा एमबीबीएस में चला गया, अब वो चिकित्सकीय विद्याएं सीख रहा है जिनमें वो लोगों को दुखों से छुड़ाने की चीजें सीख रहा है, या फिर वो साइंटिस्ट होने की तरफ बढ़ रहा है, वो हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, वो एक अलग तरह की चीज हो गई, वहां हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करें प्राइमरी स्कूल से, मैं अगर अपने यहाँ देखूं तो यहाँ 3 तरह शिक्षा केंद्र थे। एक प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन में 2 प्रकार की एजुकेशन चलती है प्राइवेट में। एक तो मदरसों में चलती है जहां हम पढ़ाते हैं, एक ईसाई में चलती है जो पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है, और ये आपके मॉन्टेसरी स्कूल है, और तीसरे ये सरकारी स्कूल वगैरह चलते हैं। इन सब में यदि आप देखें तो वहां पूरी तरह एजुकेशन जो है वो अध्यापक के चारों ओर घूमती है। अध्यापक जो कुछ पढ़ाता है छात्र वही पढ़ता है। वहां छात्र को अपने पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। गुरुकुलों में जहां प्रारंभ से ही छात्र को पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा जो है वो अच्छी तरीके से दी जाती थी, वहीं आज स्कूलों में उस तरह की शिक्षा का माहौल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा अंतर, मैंने आपसे कहा था कि गुरुकुल की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है, आपने आज ही प्रश्न उठा दिया। इस प्रश्न का उत्तर मैं उस विषय में जरूर दूंगा जब कभी हम लोग इस विषय में सम्मिलित होंगे कि बेसिक अंतर क्या है। मैं एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हूं। ये जो एजुकेशन है इसमें जो क्वांटम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, अब जो कुछ भी इसमें हम पढ़ते हैं वो सब कुछ ठीक है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, और वो हमारे बच्चों के जीवन में होना चाहिए। बल्कि जिन गुरुकुलों में केवल वृद्धि राधे चदई गुण इको गुणवद्धि पढ़ाया जाता है, या जिन बालकों में केवल अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता, मैं उस पर भी आपत्ति करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं आपसे, तो जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो गलत है। वो क्या गलत है वो आज नहीं बताऊंगा, उस दिन उस विषय में बताऊंगा, क्योंकि छोटा विषय नहीं। योगेश जी 2 बात और कहना चाह रहे हैं। एजुकेशन में हमें मालूम है कहाँ पे डिफेक्ट है। 2 तरह की विद्या होती है, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के बारे में तो हमारा एजुकेशन पढ़ाता है, परा विद्या के बारे में कुछ नहीं पढ़ाता। ग्रामर ऑफ संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ाता, हिंदी की ग्रामर सही नहीं पढ़ाता, सिर्फ अंग्रेजी पे डायरेक्टेड कर दिया है। अगर वो संस्कृत का ग्रामर, वैदिक ग्रामर पढ़ाने लगे और ये चीजें पढ़ाने लगे इस बेसिक एजुकेशन क्लास फर्स्ट से, तो इस तरह की चीजें ही नहीं पैदा हो। और इंस्टेंट के आयुर्वेद के अंदर लोग रिसर्च पैदा करने के लिए, उसमें जाने के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रोड्यूस करने लगेंगे। लेकिन रामदेव जी कर रहे हैं एविडेंस बेस्ड प्रोड्यूस मेडिसिन। सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी एजुकेशन डिफेक्टिव है। वो सिर्फ अपरा विद्या पे ध्यान देती, परा विद्या के बारे में बताती नहीं, ग्रामर संस्कृत में पढ़ाती नहीं, तो क्या सीखेगा आदमी। मैं जानता हूँ इस विषय में आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सारी बातें इस विषय पर हो सकती हैं, लेकिन ये अब अगले कदम का विषय है, इस आज के विषय से संबंधित नहीं है। ये आप, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं, स्वाध्यायशील हैं, तो इससे आगे की बातें आप कर रहे हैं। जी लखनलाल जी, प्रश्न और है? अगला किसके प्रश्न है जी? युद्धवीर जी पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना है क्या युद्धवीर जी? आप पूछिए। हाँ जी, मेरा अभी जो आदरणीय हमारे जो वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने स्वामी जी के बारे में बाबा रामदेव को भी बताया था भाई इतने 1000 करोड़ का। देखिए उन्होंने अपने शिविर के माध्यम से ज्यादा नहीं, मैं कम से कम लाखों युवाओं को उन्होंने वहां जो 7-7 दिन के जो शिविर होते हैं उन्होंने वहां शिक्षित किया है, सत्यार्थ प्रकाश का वितरण किया है। उसके साथ साथ वेद और उपनिषद के जो अच्छे अच्छे ग्रंथ उन्होंने निःशुल्क बांटे हैं, और कम से कम
लाखों युवाओं को उन्होंने जो जनेऊ उन्होंने बुद्धवीर जी, पहनाया है और उनसे बुद्धवीर जी, शपथ ली है। और मैं एक और चीज कहूंगा जी, एक वहां पर निःशुल्क शिक्षा भी, जो प्रतिभा जो होती है, जो गरीब जो बच्चे होते हैं, युद्धवीर जी वो उनको विषय नहीं है, एडमिशन। युद्धवीर जी विषय से भटक रहे हैं हम लोग, विषय वो नहीं है अपना। युद्धवीर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणी से तो मैं शर्मा जी को भी कहूंगा, वेद प्रकाश जी को, कि व्यक्तिगत टिप्पणियों को वो भी ना लें और बिना नाम लिए भी यदि कोई बात कहना चाहें तो कह दें। इससे क्या होता है, विषय भटक जाता है, फिर कुछ लोग आहत हो जाएंगे हाँ और हाँ उसका चलो मैं विषय पर आता हूँ जी। वहां पे जो हमारे जो कैटेगरी में बात करें, इस टॉपिक को बंद करिए आप। जी रहने दीजिए, असहाय जो बच्चे हैं उनको वहां निःशुल्क शिक्षा है। चलिए चलिए धन्यवाद। उस विषय को नहीं लेना हमें, ऐसे कि कहीं वो हमें बुद्धिजीवी लोग अगर हम भटकेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बीके सेन जी, भूपेंद्र सेन जी पूछिए, क्या पूछना है भूपेंद्र सेन जी? भूपेंद्र जी बोलिए, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र सेन जी झांसी। आचार्य जी को नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते सर, जो शिक्षा में आज मतलब जो बच्चे वगैरह पेपर वगैरह देते हैं, उसमें भी कुछ जो प्रैक्टिकल वगैरह या जो सिस्टम लागू है अभी, उसमें भी काफी मतलब देख के और इस तरह का होता है, इससे भी शिक्षा पद्धति में काफी बच्चों को परेशानी होती है ये आज के समय में। चलिए, मेरा जो आज था, मेरा विषय ये था नहीं आज, जिस और चला गया है शर्मा जी के प्रश्न के बाद, वो थोड़ा सा घूम गया है विषय। विषय ये था कि हमारे देश में शिक्षा का भयानक पतन हुआ है। हमारी शिक्षा बहुत उच्च स्तर पर थी, बाद में शिक्षा का पतन हुआ और इस पतन को एक षड्यंत्र के रूप में अंजाम दिया गया है। ये पतन अपने आप नहीं हुआ, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मलेच्छों ने, विधर्मियों ने इसे अंजाम दिया है। अब वहां से कैसे उठकर आना है और आज की शिक्षा में वास्तविक खामियां क्या हैं और ये प्राचीन भारतीय शिक्षा से कितनी दूर कितने नजदीक है, वो एक अलग विषय है, वो अलग फिर कभी लेंगे। सर, आज आपने बहुत अच्छे से मतलब हमें जानकारी दी, हमें आपका प्रेरणादायक संदेश बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहेंगे आप? आगे भी जुड़े रहेंगे? जी 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 सर, जी सर। चलिए आगे भी जुड़िए। और हमारे संधि साहब हैं, आप, स्वागत है आपका। अवध बिहारी तिवारी जी आ जाइए, चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ, धन्यवाद आर्य रत्न जी। आज के मुख्य वक्ता से मैं कहना चाहूंगा, मैंने कमेंट में कुछ बातें लिखी है, अगर आप उन्हें पढ़ें। अरे आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। हाँ, आप बोल दीजिए। मैंने कमेंट में जो बातें लिखी है उनको बोल के बताऊं? ठीक है, हाँ बोल के बताइए। एक एक बताना, एक एक। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जब तक हम योग्य पात्र नहीं बनाएंगे ना विद्या पढ़ने के लिए, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और उसके लिए हमें कोई एक दिन में या 2 दिन में नहीं कुछ कर सकते। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम, हमारे जो युवा हैं, आर्य युवा हैं और युवतियां हैं, उनको नियम संयम से रहना होगा और कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करके और इन टीवी सिनेमाओं से दूर रह करके संतान को उत्पन्न करना पड़ेगा। वो जब संतानें जब अपने तेज बल से योग्य गुरु के पास जाएगी, आर्य समाज में आज भी बहुत विद्वान हैं, गुरुकुल भी खूब खुले हुए हैं, लेकिन उनमें योग्य अपने को अभ्यर्थी चाहिए, विद्यार्थी चाहिए। तो ये हमने जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ तो 12 वर्ष तक उन्होंने किया था, अपना ब्रह्मचर्य का पालन किया था, है ना। राजा दिलीप ने भी नंदनी की सेवा की थी, तब जाकर के समाधान है ना, समाधान है। प्रश्न क्या है आपका? हाँ, हमें समाधान हमें देखो, बातें तो खूब होती है लेकिन हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर सके, है ना। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय के अगर वो 15,000 विद्यार्थी भी अगर एक एक हाथ में हथियार लेकर के जो भी कुछ मिलता हो क्या मुकाबला करते हो, तो क्या वो विश्वविद्यालय सुरक्षित नहीं रह सकता था? ठीक है ना। तो देखो, विद्वता अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह, लेकिन जब हमें शत्रु से मुकाबला करना है तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। राम और कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब समझाने से नहीं मानता तो हमें उसको खत्म करना पड़ेगा, संहार करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। जी, योगेश जी। धन्यवाद।
शर्मा जी, इसमें प्रश्न तो आपका कुछ था नहीं, आपने केवल बताया ही है। फिर भी एक प्रश्न मैं आपका बना लेता हूँ, प्रश्न तो कोई है नहीं आपका, पर प्रश्न ये बन सकता है कि उन बटुकों ने बढ़कर हमला क्यों नहीं किया जब वो खिलजी वहां हमला करने के लिए आया, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो वो इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला हो गया था, और उस बोलबाले का एक बुरा परिणाम ये निकला कि अहिंसा की एक गलत परिभाषा, एक विकृत परिभाषा समाज के भीतर चली गई, और वहां वो परिभाषा वही जो गुलामी के काल में महात्मा गांधी तक पहुंची, जो जिसमें कहते थे कि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, और दूसरे पर मारे तो फिर सिर सामने और जूता हाथ में दे दो कि भैया जब तक ना थके तब तक मार। ये जो परिभाषा है, ये अहिंसा की परिभाषा नहीं है। अभी आज क्योंकि हमने ये विषय लिया है, कल शायद हमारा ईश्वर का विषय है, परसों हमारा ईश्वरीय विधान का विषय है, और तरसों हमारा विषय रहेगा उपासना का। तो यदि इसमें उपासना का विषय मैं ले पाया तो जब उपासना का विषय लूंगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अहिंसा क्या थी। बटुकों की गलती नहीं थी, अपितु जो शिक्षा दी जा रही थी वही गलत थी। नालंदा विश्वविद्यालय तक काफी गिरावट आ गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे धर्मपाल जी ने अपने छात्रों को वेद पढ़ाना बंद कर दिया था। वहां वेद नहीं पढ़ाया जा रहा था, वेद के विरुद्ध चीजें पढ़ाई जा रही थी, और उसी का परिणाम ये निकला कि नालंदा के बटुकों ने उठकर उनका मुकाबला नहीं किया। मंगल जी पूछिए, मंगल जी। मंगल जी, मंगल जी पूछिए। चलिए, मंगल जी ऐसे जुड़े हैं, उनको आवाज नहीं आ रही है और वो हाथ उठा रहे हैं। अवध बिहारी तिवारी जी केंद्र, कोई बात नहीं। अवध बिहारी तिवारी जी, हम और आप दोनों शिक्षक हैं जी। तो हमारी यही जिज्ञासा रहती है कि जो वैदिक शिक्षा है इसके लिए फिर से कैसे प्रतिस्थापित किया जाए। आपने एक बार जिक्र भी किया था कि एक स्कूल खोलना है जी। तो जी हमारे भी मन में प्रश्न रहता है, तो इस पे कुछ समाधान आचार्य जी करें कि हम कैसे वैदिक शिक्षा को फिर से स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, मैं अवध बिहारी जी, मैं इसमें आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आमंत्रित वक्ता हूँ तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। आमंत्रित वक्ता की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आपके प्रश्न के अंतर्गत आ गया है, इसलिए मैं यहाँ क्षमा चाहते हुए अपने संचालकों और आयोजकों से यहाँ आपको वो समाधान देना चाहता हूँ। वो समाधान ये है कि मैं इन दिनों एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ और पूरे देश में मैं काम करता हूँ। गूगल मीट के माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया। मेरी गूगल मीट में लगभग 500 की संख्या रहती है और 500 लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस देश से और बाहर अब्रॉड से भी उसमें लोग जुड़ते हैं। तो हम लोग इस देश के 15 प्रदेशों में ये काम कर चुके हैं। मैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देने जा रहा हूँ। ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक आध विद्यालय बदल देने से देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। उसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया एजुकेशन का, कि वास्तव में क्या बेसिक डिफरेंस था प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में और जो वस्तुतः आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्योंकि जो लोग आजकल की शिक्षा प्रणाली को धता बता के एक और खिसका देते हैं, वो भी मैं समझदार नहीं मानता हूँ। इस शिक्षा प्रणाली में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से ही आया है। तो आपको एक ऐसी एजुकेशन शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो इस भारत की वास्तविक और स्वदेशी शिक्षा प्रणाली हो। तो उसका एक ड्राफ्ट मैंने तैयार किया, लगभग 300 पन्नों का। मैं सरकार को उसे सौंपूंगा भी, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप इस शिक्षा प्रणाली के ड्राफ्ट को स्वीकार कीजिए, शिक्षा प्रणाली को लागू कीजिए। खराब है, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए,